नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षक राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं जिसको हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। ये मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि बुद्धि के बारे में क्या सोच है सभी की, बुद्धि है क्या, वास्तव में बुद्धि के बारे में क्या हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। इस पर हम एक संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि को सामान्यतः सोचने समझने और सीखने तथा निर्णय लेने की क्षमता के रूप में, शक्ति के रूप में देखा जाता है। सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो बुद्धि क्या है? सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। लेकिन वास्तव में बुद्धि इससे कहीं अधिक है। ठीक, बुद्धि के विषय में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया था। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग हैं। जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक हैं उनके अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग हैं: मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक, इनमें मन जो है वो बाह्य इंद्रियों और बुद्धि के बीच संयोजन का काम करता है। ठीक, मन के संयोग से ही बाह्य इंद्रियां क्रियाशील होती हैं और मन के संयोग से ही बुद्धि क्रियाशील होती है। ठीक, इनके अनुसार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मन के द्वारा बुद्धि पर पहुंचता है। ठीक, बुद्धि इसमें काट छांट करती है और उसे अहम से जोड़ देती है। और अंततः ज्ञान मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचता है। ठीक, फिर आगे हम बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण से। तो इसकी चर्चा कर ली जाती है, लेकिन जब पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात आती है तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में सबसे बड़ी बात है कि आज तक पूरे विश्व के मनोवैज्ञानिक एक मत पर नहीं हुए हैं कि बुद्धि क्या है। इस पर कोई एक मत आज तक नहीं बन पाया है कि बुद्धि वास्तव में क्या है। ठीक, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे, अलग अलग तरह से लोग बुद्धि की चर्चा करते थे। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे फ्रीमैन। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन ने बुद्धि से संबंधित, फ्रीमैन ने जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बुद्धि से संबंधित विभिन्न मतों को इकट्ठा किया और उनको 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। फ्रीमैन ने बुद्धि से संबंधित विभिन्न मतों को इकट्ठा किया, विभिन्न मतों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। पहला वर्ग था, इस वर्ग में जो पहला वर्ग था, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये पहला वर्ग था। ठीक, इस वर्ग में वो लोग थे जो इस बात से एग्री करते थे, इस बात को स्वीकार करते थे, इस बात को मानते थे कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। उनमें जो प्रमुख नाम आता है वुडवर्थ का आता है, गाल्टन का आता है और डियरबॉर्न का आता है। ये प्रमुख लोग थे जो इस वर्ग में आते हैं, जो ये मानते थे कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक, इनकी दृष्टि से, इस वर्ग वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, उनकी दृष्टिकोण से जो मनुष्य, जो व्यक्ति नए तथ्यों और नई क्रियाओं को जितने कम समय में सीख लेता है, जो मनुष्य नए तथ्यों और नई क्रियाओं को जितने कम समय में सीख लेता है और जितने अधिक समय तक उसको अपने पास धारण किए रहता है, बचा कर रखता है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान है। तो ये पहला वर्ग था। पहला वर्ग कौन सा था? बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसमें, इस वर्ग में वुडवर्थ थे, गाल्टन थे और डियरबॉर्न, ये प्रमुख लोग थे। और भी लोग थे, लेकिन ये प्रमुख लोग थे। इनका मानना था, इस वर्ग के लोगों को मानना था कि जो व्यक्ति नए तथ्यों और नई क्रियाओं को जितनी शीघ्रता के साथ सीख जाए, जितनी जल्दी सीख जाए और जितने अधिक समय तक अपने पास धारण करके रखे, वो उतना ही अधिक बुद्धिमान है। ठीक, इसी से संबंधित एक परिभाषा है, बकिंघम महोदय कहते हैं, बकिंघम महोदय कहते हैं, उनकी परिभाषा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। बकिंघम महोदय कहते हैं
कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा? ये बकिंघम महोदय ने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। फिर दूसरा वर्ग आता है। दूसरा वर्ग जो फ्रीमैन ने बताया उसमें बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। दूसरा वर्ग इस बात को स्वीकार करता था, इस बात के साथ एग्री करता था कि बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। इसमें थे स्टर्न थे, वर्ड थे, पिंटनर थे, ये लोग प्रमुख लोग थे जो इस बात से एग्री करते थे, इस बात को मानते थे कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इनके अनुसार जो मनुष्य अपने पर्यावरण में समायोजन करने की शक्ति, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी नई परिस्थितियों में जितनी शीघ्रता के साथ समायोजन कर ले वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। जो बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, इस वर्ग के लोग मानते थे कि जो व्यक्ति अपनी नई परिस्थितियों के साथ जितनी शीघ्रता के साथ समायोजन कर ले वो उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। ठीक। क्रज महोदय कहते हैं, क्रज महोदय की एक परिभाषा है। क्रज महोदय कहते हैं कि बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। क्रज महोदय कहते हैं बुद्धि नवीन एवं विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है, ऐसा क्रज महोदय का मानना है। ठीक, ये दूसरा वर्ग है। फिर तीसरे वर्ग की बात कर लेते हैं। तीसरा वर्ग जो आता है वो इस बात से एग्री करता है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जो तीसरे वर्ग में उन लोगों को फ्रीमैन ने रखा जो इस बात से एग्री करते थे, इस बात को स्वीकार करते थे कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इसमें बिने थे, बिने को जिनको बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। टर्मैन थे, स्पेयरमैन थे। ये लोग स्पेयरमैन जिन्होंने बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये लोग मानते थे कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक, इनकी दृष्टि से, इस वर्ग के लोगों की दृष्टि से, मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से जिस मनुष्य में सोचने समझने और सही निर्णय लेने की जितनी अधिक योग्यता होगी, जिस मनुष्य में सोचने समझने और सही निर्णय लेने की जितनी अधिक योग्यता होगी वो उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। ठीक, विनय महोदय की परिभाषा है। विनय महोदय कहते हैं, विनय के अनुसार बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है। विनय के अनुसार बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना की क्षमता है, ये विनय का मानना था। ठीक, अब हम चौथे वर्ग की तरफ पहुंचते हैं। जो चौथा वर्ग बताया फ्रीमैन महोदय ने वो था बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। ठीक, इसमें कार्लसनिक महोदय थे, रेक्स एंड नाइट महोदय थे और वेस्लर महोदय थे। इसके साथ साथ स्टोडार्ड महोदय भी थे। इन लोगों का मानना था, इस वर्ग के लोगों को मानना था कि बुद्धि कोई 1, 2, 3, 4 योग्यताओं का नहीं है, बुद्धि अनेक योग्यताओं का एक समुच्चय है। ठीक, वेस्लर महोदय परिभाषित करते हुए कहते हैं, वेस्लर महोदय का कथन है कि बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, वेस्लर महोदय कहते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण अथवा व्यापक योग्यता है। ठीक, वेस्लर महोदय क्या कहते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण अथवा व्यापक योग्यता है।
इसी को काल्सनिक महोदय परिभाषित करते हुए कहते हैं, काल्सनिक महोदय के अनुसार बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति, बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति, क्षमता अथवा योग्यता नहीं है। बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति, क्षमता अथवा योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, अपितु यह विभिन्न योग्यताओं का योग है, या विभिन्न योग्यताओं का योग है। तो ये बुद्धि का जो वर्गीकरण किया गया उन लोगों के अनुसार है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तब बुद्धि के प्रकृति एवं विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताओं पर जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि जन्मजात शक्ति है। पहली प्रकृति या विशेषता क्या है बुद्धि की? बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। पश्चात मनोवैज्ञानिक बर्ट, सीड्स, स्कार, जेनसन और सोकले आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, ये बताया कि मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, यानी वंशानुक्रमीय है, हेरिडिटी फैक्टर है बुद्धि। जैसे जिस प्रकार से मनुष्य की लंबाई उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, उसके वंशानुक्रमीय पित्रैक यानी जीन्स पर निर्भर करती है, उसी प्रकार बुद्धि भी उसके वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी जीन्स पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। फिर दूसरी प्रकृति एवं विशेषता की बात करते हैं। बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक द्विस्ट, मैकलाइन, गेग और कामिन आदि मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किए। अपने प्रयोग के आधार पर ये लोग अपने निष्कर्ष पर पहुंचे और बताया कि मनुष्य की जन्मजात बुद्धि के विकास के लिए तदनुकूल उचित पर्यावरण की आवश्यकता है। बिना उचित पर्यावरण के जन्मजात बुद्धि का भी विकास संभव नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य के लंबाई की सीमा उसके वंशानुक्रमीय गुणों पर, पित्रैकों पर निर्भर करती है, निश्चित होती है, पर उसके विकास के लिए उचित पोषण जरूरी है। जैसे किसी की हाइट जो होती है वो हेरिडिटी होती है, लेकिन अगर उचित पोषण न मिले, उचित इन्वायरमेंट न मिले, तब भी उसका विकास बहुत बेहतर ढंग से नहीं हो सकता। ऐसा इन लोगों का हाइट हो या इंटेलिजेंस हो, भाई जन्मजात बुद्धि बहुत है लेकिन उसको इन्वायरमेंट न मिले, कोई बालक बहुत किसी के माता पिता बहुत ज्यादा बुद्धिमान है लेकिन उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट न मिले, पर्यावरण न मिले पढ़ाई लिखाई करने का या कुछ करने का, तो उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। ठीक। फिर तीसरी बात करते हैं, लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा लोगों की ये जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, उनकी सोच होती है, उनका यह मानना होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से कम बुद्धिमान होती हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम बुद्धिमान होती हैं, या महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन इसका अध्ययन किसने किया? कोल और ब्रूस। कोल और ब्रूस का आपने नाम सुना होगा अगर पहले पढ़ा होगा। जब हम बाल विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं तो बाल्यावस्था जब पढ़ते हैं उसमें बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा था कोल और ब्रूस ने। ठीक। कोल और ब्रूस ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि लिंग आधार पर बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक। कि महिलाएं पुरुष से कम बुद्धिमान होती हैं या पुरुष महिलाओं से कम बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिंग का बुद्धि के निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता है। ठीक। फिर चौथी विशेषता की बात कर लेते हैं। चौथी विशेषता यह है कि मनुष्य की बुद्धि का विकास 18 से 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। मनुष्य की बुद्धि का विकास 18 से 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक पिंटर कहते हैं कि मैक्सिमम बुद्धि का विकास 16 वर्ष तक हो जाता है, पूरा हो जाता है, लेकिन अनेक और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसको 20 वर्ष तक बताया है। ठीक। 20 वर्ष के बाद बुद्धि लब्धि में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक। ऐसा इनका मानना है। फिर
पांचवी प्रकृति एवं विशेषता पर जब चर्चा कर लेते हैं तो पांचवा है नंबर 5, यौगिक क्रियाओं के द्वारा जन्मजात बुद्धि में भी वृद्धि संभव है। यौगिक यानी योग क्रियाओं के द्वारा जो जन्मजात बुद्धि है उसमें भी वृद्धि संभव है। ठीक, ये भारतीय जो योग मनोवैज्ञानिक है, भारतीय योग मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि यौगिक क्रियाओं द्वारा जो मनुष्य की जन्मजात बुद्धि होती है उसमें भी 30 से 40% तक वृद्धि की जा सकती है। ठीक, ये भारतीय योग मनोवैज्ञानिकों का मानना है। फिर छठवीं प्रकृति एवं विशेषता पर जब हम चर्चा करते हैं, छठवां है कि जिससे हमने इससे पहले पढ़ा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। छठी प्रकृति एवं विशेषता क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये आपके वुडवर्थ, गाल्टन और डियरबोर्न आज मानते थे कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। जो मनुष्य नए तथ्यों और नई क्रियाओं को जितना अधिक शीघ्र सीख लेता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। फिर सातवीं प्रकृति एवं विशेषता की जब हम बात करते हैं, सातवीं प्रकृति एवं विशेषता की बात करते हैं तो कहते हैं बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। ये कौन मानते हैं? ये स्टर्नबर्ट और पिंटर मानते हैं कि जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, नई परिस्थितियों के साथ जितने कम समय में जितने बेहतर ढंग से समायोजन कर ले वो उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। ठीक, आठवीं प्रकृति एवं विशेषता की जब हम चर्चा करते हैं, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि नंबर 8 में बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। विने, टर्मैन, स्पेयरमैन आज मनोवैज्ञानिक इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इनके अनुसार जो मनुष्य चिंतन करने अथवा सोचने, समझने और निर्णय लेने की जितनी अधिक क्षमता रखता है वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। ठीक, आठवीं के बाद नौवीं की बात करते हैं। नौवीं प्रकृति एवं विशेषता की बात कर लेते हैं जब हम 9 नंबर पर, तो बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। नौवीं प्रकृति एवं विशेषता की जब हम बात करते हैं, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो मनुष्य समस्या समाधान में जितना अधिक निपुण होता है उसकी बुद्धि उतनी अधिक होती है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। ठीक, फिर 10वां, बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। कार्सनिक, रेस्कवानाइट, वेस्लर और स्टुडार्ट महोदय मानते हैं कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। ठीक, फिर 11वां, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। तो बताएंगे कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर होता है। ठीक, हाँ, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि बुद्धि जन्मजात होती है। पहला अंतर तो क्या है कि बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान अर्जित किया जाता है, हम अर्जित करते हैं ज्ञान। ठीक, दूसरा अंतर है कि ज्ञान अर्जन के लिए बुद्धि आवश्यक है। ज्ञान अर्जन के लिए बुद्धि आवश्यक होती है, परंतु बुद्धि के लिए ज्ञान अर्जन आवश्यक नहीं होता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो अंतर होता है कि किसी कारण बुद्धि में विकार आने से ज्ञान विस्मरण हो जाता है। किसी कारण अगर बुद्धि में विकार आ गया तो ज्ञान विस्मरण हो जाता है, परंतु ज्ञान विस्मरण हो जाने से बुद्धि में कोई विकार नहीं आता है। ठीक, ये इसकी प्रकृतियों विशेषताएं होती है। ठीक, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार।